आप सबको आज की इस शाम में हम देखकर, हम पाकर बहुत खुश हैं। आज ऑल इंडिया लव्स का ये पहला प्रोग्राम है। जैसे कि आप सब बहुत सारे लोग लव्स से जुड़े हुए हैं और जानते हैं कि लव्स प्रभा खैतान फाउंडेशन का एक अनूठा प्रयास है उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। और ये कोलैबोरेशन में है रेख्ता के। और इसमें आज बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं ऑल ओवर इंडिया से। एहसास विमेन ऑफ इंडिया भी इसकी एक पार्टनर है, कोलैबोरेटर है। तो लव्स का ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमें बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला। और आज की जो हमारी गेस्ट पोएट जिसे हम कहें, बहुत सुंदर सी, बहुत ही स्वीट सी डॉक्टर नुसरत मेहदी जी है। डॉक्टर नुसरत जी नमस्कार। प्रभा खैतान फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सबको आदाब। डॉक्टर नुसरत मेहदी जी 1 मार्च को नगीना के एक शिक्षित घराने में पैदा हुई। आरंभिक शिक्षा नगीना से ही हासिल की और ग्रेजुएशन मेरठ यूनिवर्सिटी से किया आपने। उन्होंने 3 जुबानों उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया है। एशक्रोफ्ट यूनिवर्सिटी लंदन यूके से इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी नवाजा गया है। डॉक्टर नुसरत मेहदी वर्तमान में निदेशक मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश में है। और इससे पूर्व आप निदेशक थे राज्य आनंद संस्थान के पद पर। शायरी के अलावा वे कहानियां, आलेख, नाटक, स्क्रिप्ट वगैरह भी लिखती है। बहुत ही जाना माना नाम है इस सर्कल में। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको हजारों नज़में और हजारों इनसे संबंधित लिटरेचर आपको देखने को और पढ़ने को मिलेंगे। आप अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां, उर्दू सम्मेलनों, कार्यशालाओं, मुशायरों में भी सक्रिय रूप से शामिल होती रही हैं। आपको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर बहुत सारे सम्मानों से भी नवाजा गया है। थैंक यू नुसरत जी कि आप हमारे साथ जुड़ी। बहुत टाइम से हम इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर नुसरत जी हमें समय दें हैं और हम ऑल इंडिया लव्स इस कार्यक्रम का रेख्ता के कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम करें। और जैसे कि हम आपको बताएं, लव्स के प्रेजेंटर हैं श्री सीमेंट्स। और आज आपसे बातचीत करेंगी आराधना प्रधान जी। भारत भर में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी कंपनी मसी इंक की संस्थापक निदेशक हैं आराधना जी। साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों और वंचित बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के केंद्र मुक्तांगन की न्यासी भी हैं। एहसास वुमेन एनसीआर से भी हैं। उन्हें जुड़ने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी तो मैं आराधना जी हैं और जी हाँ, हम देख सकते हैं। नमस्ते आराधना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओवर टू यू फॉर अ लवली इवनिंग अहेड। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अपरा आपका इस खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। और आदाब डॉक्टर नुसरत मेहदी जी। बहुत खुशी है कि आज की बातचीत में मैं आपके साथ हूँ और आपकी गज़लों और नज़मों को काफ़ी सुना और पढ़ा है, आपके मुशायरों को यूट्यूब पे देखा भी है और बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करती हूँ लफ्ज़ के मंच पर। आप ही के एक शेर से आपको बातचीत करने की जो है वो आपको इनवाइट करती हूँ। आप फरमाती हैं कि इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के, इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। और जी, और जिस सवाल से हम शुरुआत करेंगे वो जैसा कि इंट्रोडक्शन में अपरा ने कहा था कि 3 ज़ुबान में आपने मास्टर्स किया है, तो कोई ख़ास वजह रही ये तीनों ज़ुबानों में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने की? आराधना जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ लव्स का और एहसास का, जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, प्रभा फाउंडेशन का, सभी का, कि आप लोगों ने मौका दिया कि मैं लोगों से रूबरू हो सकूं और अपने बारे में कुछ बात कर सकूं, आपकी कुछ बातें सुन सकूं। देखिए, लैंग्वेजेस और लिटरेचर, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है।
और जब आप सृजन के मैदान में होते हैं, जब आप तख्लीकी मैदान में होते हैं, तो फिर तो और ज्यादा आपका मैदान बड़ा होता है और आप का आसमान भी बहुत बड़ा होता है। इसलिए हर लैंग्वेज को, हर जबान को पढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए। मैंने हिंदी, उर्दू और इंग्लिश का तो कर ही रही हूँ और अपने आप को तालिब इल्म ही समझती हूँ। इसके अलावा फारसी और अरबिक के भी जो लिटरेचर है उसको भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ। उसमें उससे ये होता है जैसे कि आपके खुद की भी जो ये अदारा है ये लैंग्वेजेस काफी लैंग्वेजेस को प्रमोट करता है। तो मैंने ये देखा है कि जब आप एक ही लैंग्वेज से, एक ही जबान से जुड़े हुए होते हैं तो आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो सृजन है, वो बहुत सीमित होता है। और जब आप बहुत सारे लिटरेचर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी जबानों को, तो कुछ विजन आपका बड़ा होता है। आप दूसरी जबानों में एक तरह से एक तकाबुली, यानी कि जो तुलनात्मक एक स्टडी है, अध्ययन है, वो कर पाते हैं, कंपैरेटिव स्टडी है, वो कर पाते हैं। उससे आपके शेरों में, आपके प्रोज में, सब में एक आपका अलग ही विजन दिखाई देता है। तो वो व्यापकता, वो विस्तार लाने के लिए जितना हो सके उतना पढ़ना चाहिए। जैसे कि कहा भी गया है कि अगर मैं कुरान के हवाले से कहूँ तो पहला शब्द इक़रा है कि पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो, चाहे उसके लिए चीन जाना पड़े। उस वक्त चीन बहुत दूर होता होगा, तो इसलिए ये कहा गया। तो मैंने भले ही उसको इस तरह से नहीं लिया, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो उसके फायदे मुझे नजर आए। और लोग कहते हैं कि उतना बंधा हुआ मेरा लेखन नहीं है और थोड़ा विजन दिखाई देता है, इसीलिए। तो मैं अपने आप को भी और अपने माध्यम से दूसरों को भी ये कहना चाहती हूँ कि लैंग्वेजेस जो हैं वो ब्रिज का भी काम करें, तोड़ने का काम ना करें। और लैंग्वेजेस में संस्कृति को जोड़ने की भी कैपेसिटी होती है, तो उसको हम समझें। तो इसलिए मैंने हर लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश की है। जहां जहां मैं गई हूँ उस वहां की जबान समझने की कोशिश की है, वहां के अदब को समझने की कोशिश की है, तहजीब को समझने की कोशिश की है। ये मेरा एक विद्यार्थी के नाते एक प्रयास हमेशा रहा है। जी जी जी। और आपने डॉक्टरेट भी किया हुआ माशाल्लाह, तो आपका सब्जेक्ट क्या रहा डॉक्टरेट का? मैंने ये यहाँ एक केस हो गया था जो निर्भया का, उस जमाने में काफी इंटरव्यूज किए थे, तो विमेन पर ही रहा ये कि जो जिस तरह से ये दुखद घटनाएं होती हैं, उसके बाद जो माहौल होता है और उनके घर पर और जो कुछ हुआ वो सब वाकिफ है। मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, तो मैंने इसी पर ही किया था। ट्रॉमा के ऊपर किया था, जो गुजर जाती है लड़कियों के ऊपर। तो उस ट्रॉमा पे ही पूरा बेस्ड है मेरा पेपर। जी, बहुत बहुत सुंदर। और आपने पहला कलाम कब कहा अपना? आराधना जी, मैंने पहला कलाम, कहानी थी मेरी एक्चुअली। मैंने पहला जो लिखा वो कहानी थी, मैं क्या हूँ। और उस वक्त किसने, आपरा ने शायद पढ़ा भी है कि नगीना से ताल्लुक है मेरा। तो वहाँ सबसे करीब एक रेडियो स्टेशन नजीबाबाद था, तो वहां से मैंने जाके 10th क्लास में मैं थी और मैंने कहानी लिखी, मैं क्या हूँ। और वो वहां से नशर भी मैंने खुद पढ़ी थी वहां जाकर कहानी, रेडियो स्टेशन नजीबाबाद से। तो मेरी इब्तिदा तो कहानी से हुई। फिर उसके बाद क्योंकि घर का माहौल बहुत ज्यादा अदबी था, मेरी दादी शायरा थी, मेरी कई बहनें शायरात हैं और लेखिकाएं भी हैं। तो वो शेर एक है ना कि करेंगे क्या जो मोहब्बत में हो गए नाकाम, हमें तो और कोई काम भी नहीं आता। तो शायरी और अदब के अलावा और कोई मैदान ही नहीं था खेलने कूदने के लिए हमारा, तो हमें तो आना ही था। तो जरासीम तो 14 साल की उम्र से ही आ गए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ डेवलप होते गए और फिर बहुत सारे मैदानों में हम कोशिश करते रहते हैं और अब भी कर रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा, एज अ तालिब इल्म, विद्यार्थी की तरह, जिज्ञासु की तरह। और आयरॉनिकल है कि आप जितना पढ़ें आपको लगता है कि आप उतना ही कम जानते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये पता चलता है कि कितना कुछ है, हम तो एक जर्रा भी नहीं उठा पाए उसका। तो वो ह्यूमिलिटी जो आती है उससे मुझे लगता है, उससे जो आपका लेखन है, आपकी जो शायरी है, उसका जो विजन है, मेरे ख्याल से उससे बहुत गहरा होता है। जी, तो आपका व्यक्तित्व, जी आपका व्यक्तित्व आपके लेखन में दिखाई देता है, झलकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब वाजिब है कि आपके यहाँ अदबी माहौल था, तो आप
मतलब उससे बच नहीं सकती थी, वो हवा तो आपको छू के जाती ही। लेकिन फिर भी कोई आपके ऐसे पसंदीदा शायर हुए या लेखक हुए जिनको पढ़ के आपको ये लगा कि नहीं मुझे भी लिखना है, या जिन्हें आप बहुत पसंद करती थी? एक्चुअली बहुत ज्यादा पढ़ाई भी की, जैसे जो हमारे क्लासिकल शोरा थे, पोएट्स थे, उनको पढ़ा, गालिब, मीर, फैज, सभी को पढ़ा। और उनके बराबरी क्या, उनके बारे में तो सोचने में भी ये लगता है कि हम कहीं नहीं लगते हैं अभी। लेकिन जो एक मुझे फर्क समझ में आता था और जिसमें मेरा काम करने का बहुत जी चाहता था, कि जो बहुत क्लिष्ट, चाहे वो उर्दू हो चाहे हिंदी हो, उसको आम फहम जबान बनाने में जो बशीर बद्र साहब का हाथ रहा है, जी। तो मैंने बहुत शौक से बशीर बद्र साहब को पढ़ा। उनकी जो इमेजेस हैं, उनके जो इस्तिआरे हैं, उनकी जो अलामतें हैं शायरी में, वो मुझे बहुत पसंद आती थी। और मेरा ये जी चाहता था कि बाकी लोगों को तो मैं पढ़ती रहूं, लेकिन अगर कुछ कह पाऊं, कुछ लिख पाऊं, तो बशीर बद्र साहब की तरह लिख पाऊं। तो एक तरह से वो मेरे आइडियल रहे शायरी में। और मेरे अब ख्याल भी वो मैं भी कोशिश। मेरठ के ही थे। जी, मेरठ के थे वो, जी हाँ। हाँ जी अब जी। तो भोपाल में वो भी हैं और हम भी हैं। तो भोपाल में अच्छे इत्तेफाक से मैं जिस अदारे में हूँ, पहले उसके अध्यक्ष वो रहे हैं, तो साथ भी रहा। तो मेरे लिए एक वो ख्वाब जैसे सच हो जी जाए जी। कि वो अध्यक्ष रहे और मैं वहां पर सेक्रेटरी थी। तो वो साथ कई साल रहा और बहुत ही खूबसूरत वक्त गुजरा। और जो चीजें हमें सिर्फ पढ़ने को मिलती थी, वो मैंने उनसे बहुत कुछ सुना, सीखा। तो बशीर बद्र साहब को मैंने बहुत पढ़ा है और चाहा है कि उस तरह की मैं शायरी कर पाऊँ। बहुत खूबसूरत आपके मुशायरे रहे हैं। इंटरनेशनली भी आपको 2018 में नवाजा गया था एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड से, कनाडा में मेरे ख्याल से। अमेरिका का होगा जी, 2-3 हाँ अवार्ड्स हाँ, बाहर के। ओहायो ओहायो में, हाँ ओहायो में। जी जी। जी जी। तो आप आगे बातचीत को बढ़ाएं उसके पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अपना एक पसंदीदा कलाम हमें और हमारे समाइन को नवाजें उससे। जी जरूर। मैं इससे ही शुरू करती हूँ जो मेरा शुरू में शेर पढ़ा गया था, क्योंकि वो रेख्ता, रेख्ता का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो भी आपके पार्टनर्स में हैं। और जी वहाँ इस गजल को काफी पसंद किया गया था, तो मैं सोचती हूँ यहीं से इब्तिदा करती हूँ। कुछ लोगों ने कहा था मुझसे कि इश्क इरशाद। में मजनू व फरहाद नहीं होने के, इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के, वाह। ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के। और ये जो दावे हैं मोहब्बत के, अभी हैं जाना, ये जो दावे हैं मोहब्बत के, अभी हैं जाना, और 2-4 बरस बाद नहीं होने के, और 2-4 बरस बाद नहीं होने के। और क्या कहा, तोड़ के लाओगे फलक से तारे, क्या कहा, तोड़ के लाओगे फलक से तारे, देखो इन बातों से हम शाद नहीं होने के, देखो इन बातों से हम शाद नहीं होने के। और इसका एक संजीदा शेर के घर लिए फिरती हूँ हर वक्त तुम्हारे पीछे, घर लिए फिरती हूँ हर वक्त तुम्हारे पीछे, तुम मगर वो हो के आबाद नहीं होने के, तुम मगर वो हो के आबाद नहीं होने के। और मक्ता पेश करती हूँ कि हमने खुद पहनी है नुसरत ये वफा की जंजीर, हमने खुद पहनी है नुसरत ये वफा की जंजीर, हम तो खुद ही कभी आजाद नहीं होने के, हम वाह। तो खुद ही कभी आजाद नहीं होने के, इश्क में मजनू व फरहाद नहीं होने के। बहुत शुक्रिया। क्या ही खूब गजल है, बहुत ही उम्दा। बहुत शुक्रिया। और कई जगहों पे आपने इसको पढ़ा है, मतलब देश में भी विदेश में भी। कहाँ का जी, मुशायरा आपको सबसे मतलब आपके दिल के सबसे करीब रहा है? लेकिन मुझे तो हिंदुस्तान में ही बहुत सी ऐसी जगह हैं कि जहाँ बहुत अच्छी शायरी सुनी और समझी जाती है। दिल्ली है, लखनऊ है, और बॉम्बे में भी कुछ जगह ऐसी हैं कि बहुत अच्छी समझ वाले हैं शायरी के। तो और आप ये बड़े बड़े शहर और स्कूल ऑफ थॉट्स को छोड़ दीजिए, मैं तो कहती हूँ कि बहुत से ऐसे इंटीरियर्स हैं कि जहाँ आपको ऐसा लगता है कि जब आप कंसेंट देते हैं तो लगता है कि पता नहीं वहां पे हम क्या पढ़ेंगे।
लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको हैरत होगी कि इंटीरियर्स में भी लोग अच्छी शायरी को समझने वाले मौजूद हैं हिंदुस्तान में। सुल्तानपुर एक ऐसी जगह है और कई जगह हैं यूपी में, मध्य प्रदेश में भी बुरहानपुर है जैसे। और बाहर की तो बस मैं यही कहूंगी कि बाहर बहुत सिलेक्टेड ऑडियंस होती है। यहाँ तो क्योंकि अवामी मुशायरे भी होते हैं, पब्लिक मुशायरे भी होते हैं, वहाँ पे सिर्फ सिलेक्टेड ऑडियंस का होता है, तो वहाँ तो अच्छा सुनते ही हैं। बाहर की कंट्रीज में वो जितने भी लोग होते हैं वो सब या तो खुद भी शायर होते हैं या राइटर्स होते हैं या फिर बहुत अच्छा सुनने वाले, वही लोग आते भी हैं वहाँ पर। तो वो तो बहुत ही अच्छे खूबसूरत मुशायरे होते ही हैं बाहर। लेकिन मैं अपने हिंदुस्तान के भी बहुत से इंटीरियर्स के मुशायरों को नंबर देना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत अच्छी शायरी सुनते हैं लोग। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा कि हम हिंदी साहित्य में भी देखते हैं कि जो इंटीरियर में जिस चाव से लोग पढ़ते हैं, मतलब बड़े शहरों में शायद थोड़ा सतही हो जाता है, लेकिन जब छोटे शहरों में लोग एक किताब उठाते हैं तो बिल्कुल डूब के उसमें पढ़ते हैं उसको। तो आज भी किताबों का शौक इंटीरियर्स में है, बहुत है। हम कहते जब जाते हैं हम तो सबसे पहले वो लोग हमसे किताबें मांगते हैं। अच्छा, तो बड़ी खुशी की बात होती है कि कहीं किताबों का आज भी ज़ौक़ और शौक मौजूद है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा अगला सवाल आपसे है कि 20वीं सदी के आखिर के दशकों में जो शायरा हुई, उन्होंने उनकी शायरी जो है वो औरतों की तकलीफ़ों और उनका दर्द, उनकी परेशानी, उनकी सफरिंग्स उस तक ज़्यादा महदूद होके रही। लेकिन उसके बाद जैसे एंड ऑफ 20th सेंचुरी और बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, उसमें जो शायरी हो रही है, जो मतलब शायरा आ रही हैं, उनका विजन काफ़ी मतलब फैला हुआ है, उनका जो आसमान है बहुत ही विस्तृत है। तो आप क्या वजह देखती हैं इसके पीछे? ये आराधना जी स्टेजेस में चली हैं चीजें। जी। जैसे एक जमाना जब ये था कि औरत को अपने लहजे में शायरी करने की भी इजाजत नहीं थी। मतलब जैसे मैं कर रही हूँ, लिख रही हूँ भी नहीं होता था, मैं लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ। औरतें शायरी कर रही थी लेकिन इस लहजे में कर रही थी, उनको इतनी इजाजत भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ी बेदारी आई, तालीम लोगों तक, खवातीन तक पहुंची, महिलाओं तक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तो फिर उनको अपने इनर जो उनकी स्ट्रेंथ थी, उनके अंदर जो अपनी सलाहियत थी, उसका उन्हें एहसास हुआ। और कुछ जो हमारे मेल लोग जो मर्द थे, उनके अंदर भी ये चीज आई, समझ आई, और मानने के लिए वो लोग तैयार भी हुए कि ये सलाहियत खवातीन में है। एक जमाने में उसे नाक़िसुल अक्ल कहा जाता था। अगर आप कहीं देखिए कि ये कहा जाता था कि तुम चुप बैठो, तुम क्या समझो, तुम औरत हो, तुम क्या समझो बात मेरी। या अगर आप जयशंकर प्रसाद की भी बात कहें तो उन्होंने देवी माना। तो एक नॉर्मल औरत मानने के लिए एक दशक लग गए, और लेकिन मनवा लिया। बहुत स्ट्रगल, बहुत जद्दोजहद रही, पर एक जमाने में आते आते तक औरत ने अपने आप को एक नॉर्मल और बासलाहियत खातून मनवा लिया। फिर वो स्टेज आई इस पे कि अपने अंदर की सलाहियत को वो पेपर पर उतारने लगी, और थोड़ा सा बागी लहजा भी सामने आना शुरू हो गया। तो फिर वहां से वो खातून के लहजे में ही बात करने लगी, औरत के लहजे में ही बात करने लगी। अगर वो कह रही है कि मैं जिंदगी की किताब में फसाना ये बेअसर नहीं थी, बरक़ को जल्दी उलट गए तुम, मैं किस्सा ये मुख्तसर नहीं थी, तो उसने अपने आप को दर्ज कराना शुरू कर दिया। फिर अच्छा, इस पूरे जो आज आपने कहा कि आज की जो खातून है उसका विजन बहुत बड़ा है, तो जाहिर है कि तालीम का जो उन तक पहुंचा है और अपने अंदर की जो सलाहियत है उसका जो उन्हें एहसास हुआ, उसकी जो बेदारी हुई, उसको उन्होंने अपने अपने जो सृजन है, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसमें लाना शुरू किया। तो इसलिए उनका विजन बड़ा है। जैसे आपने शुरुआत में मुझसे पूछा कि आपने MAAA किया है और ये किया है, तो उससे ये जो इतना सब मुताला था, ये जो सब ऑब्जर्वेशन, ये जो अध्ययन था, इसने विजन बड़ा किया आज के खातून का भी। वो बराबर से पढ़ने लगी और उसने बहुत सी जगह विरोध तो किया रवायतों का, लेकिन उसने पूरक बन के मर्दों का साथ दिया और मर्द के कंधे से कंधा मिला के हर मैदान में, चाहे समाज में, चाहे राजनीति में, चाहे और कोई मैदान हो, उसमें वो आगे बढ़ी। और यही जो बराबरी का एहसास और यही जो कॉन्फिडेंस आया उसके अंदर,
अपनी सलाहियत का, उसी ने उनका विजन बड़ा किया। इसमें सबसे ज्यादा हम जैसे लोग बीच में पिसे हैं, हमारा संघर्ष बहुत रहा है, क्योंकि ना तो हम एकदम पुराने लोग थे रवायती, ना हम आज की औरत हैं। तो हम लोगों ने ये ब्रिज बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो हम लोगों के उम्र के लोग ज्यादा इसमें काम, हमारी भूमिका बहुत अहम रही। राइट राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। और आप की गज़लों को पढ़ते हुए मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब जब आप लिखती हैं तो सख्त से सख्त बातें भी जो है बड़ी मतलब बहुत मीठे अंदाज में कह देती हैं। वो मतलब रियलाइज करने में थोड़ा वक्त लगता है कि आपने कुछ सख्त कहा है। तो इसी लहजे पे लिखा हुआ कुछ आपका अगर आपके सामने है तो जरूर सुनाएं। मैं सुनाती हूँ आपको। अर्ज किया है कि होनी हूँ किसी हाल में टलने की नहीं हूँ, होनी हूँ किसी हाल में टलने की नहीं हूँ, मैं वक्त के हाथों से निकलने की नहीं हूँ, मैं वक्त के हाथों से निकलने की नहीं हूँ। और ये बात सही, टूट के बिखरी तो बहुत हूँ। सुनिएगा, ये बात सही, टूट के बिखरी तो बहुत हूँ, ये बात गलत है कि संभलने की नहीं हूँ, ये बात गलत है कि संभलने की नहीं हूँ। और लगता है जड़ें फैल गई हैं मेरी तुझ में, लगता है जड़ें फैल गई हैं मेरी तुझ में, उखड़ी तो कहीं फूलने फलने की नहीं हूँ। क्या बात, उखड़ी तो कहीं फूलने फलने की नहीं हूँ। और बेखौफ जो सच बोलता रहता है हमेशा, वो आईना अपना मैं बदलने की नहीं हूँ। तो बस इस तरह की शायरी करती हूँ, और इसको जब आप लोग माशाल्लाह, पसंद बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आपने पिछले गजल में भी जो पढ़ा था कि वफा को मैंने अपने आप से बांध के रखा है, और उसी तरह से ये है कि मेरी जड़ें तुम में फैल गई हैं तो उखड़ने की नहीं हो। तो बहुत बहुत सुंदर भाव है। मेरा जो पिछला सवाल था ये कि जो 20वीं सदी वाला जो सवाल था, तो उसी से आगे की बात करते हैं कि आपको लगता है कि शेरो शायरी में की दुनिया में जो ख़वातीन एक मुकाम हासिल करना चाहती हैं, वो करने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है बनिस्बत अपने मेल काउंटर पार्ट से, या फिर मतलब बराबरी का माहौल है? नहीं, बराबरी का माहौल तो नहीं है। आपने, अगर आप भी अवेयर हैं, आप लोग सभी अवेयर हैं कि आजकल भी इधर से उधर से कहीं ना कहीं से ये चीज उठती रहती है कि ये खातून अपने आप शायरी नहीं कर रही हैं, ये महिला खुद नहीं कह रही हैं, और इस उम्र की शायरात जो हैं खुद शायरी कर रही हैं, और मंचों पे जो शायरात हैं, कवित्रियां हैं, वो खुद नहीं शायरी कर रही हैं। ये आए दिन सुनने को मिलता है। मैं ये नहीं कहती कि ये मैदान बिल्कुल साफ सुथरा है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं खुद एक साहित्यिक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जेन्युइन लोगों को चिन्हित करने में और बुलाने में। लेकिन इसमें मेल और फीमेल का अलग अलग करना बहुत अन्यायपूर्ण है। अगर फीमेल्स में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है इस वक्त कि बहुत सी खुद शायर नहीं कह रही, तो ऐसे मेल जो शायर हैं उनमें भी। तो मेरा ये मानना है कि जेन्युइन होने के लिए किसी भी जेंडर की वो नहीं करनी चाहिए, मेरे ख्याल से ये गलत है। मैंने उस पर काफी मुखालफत भी की है, जबकि मैं चाहती हूँ कि मुखालफत का ये मामला अब इस जमाने में खत्म हो जाना चाहिए, और समझ में आ जाना चाहिए। आए दिन जो यहाँ वहां से टिप्पणियां होती हैं उसको अब बंद होना चाहिए। तो किसी ने जब ये कहा था कि 45 साल से कम उम्र की शायरात जो हैं खुद शेर नहीं कह रही, तो तब मैंने कहा था कि आप शायद नहीं कहना चाहिए इस तरह के शेर, लेकिन मैंने कहा करें क्या, किसी तरह से दर्ज करानी थी अपनी मुखालफत। क्या आप शायद भूल बैठे हैं यहाँ मैं भी तो हूँ, इस जमीन और आसमां के दरमियां मैं भी तो हूँ, और हैसियत कुछ भी नहीं बस एक तिनके की तरह, फिक्र फन के इस समंदर में रवां मैं भी तो हूँ। तो ये जो है बिल्कुल सही है कि आज भी थोड़ा सा बायस्ड है, मंच बायस्ड है, लेखन बायस्ड है, और जो प्रकाशन की अगर स्थिति आप देखिए वहां भी बायस्ड है थोड़ा सा। यहाँ महिलाओं और
पुरुषों में भेद है अभी आज की तारीख में, जो नहीं होना चाहिए। इतना पढ़ा लिखा समाज हो चुका है, उस चीज को अब खत्म, हम जैसे लोगों को ये उठ के ना कहना पड़े तो बहुत अच्छा होगा। सही बात है। आपने शुरू में बताया कि आपकी दादी भी शायरा थी, और जबकि उन्होंने तो उतनी पढ़ाई, मेरे ख्याल से उस ज़माने में उतनी पढ़ाई भी नहीं होती थी, तो वो बिल्कुल जो प्योर इमोशंस होता था, और उनके पास जो एक लिमिटेड वर्ड्स थे, जैसे आपके पास हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब कुछ है, तो उनके पास एक उर्दू और हिंदी जो उस समय की भाषा थी। तो आपको कुछ याद आता है वो किस तरह का लिखती थी? नहीं, मैं असल में बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी जब उनका इंतकाल हो गया था। तो बस सिर्फ ये है कि उनका जो उन्होंने जो ये विरासत दी वो मुझ तक आ गई है। अदरवाइज ये था कि जो मेरी सबसे बड़ी वाली बहन थी, वहां तक उनकी बातचीत उनसे रही। मैं तो बिल्कुल छोटी सी थी, पैदा ही हुई थी जब उनका इंतकाल हो गया था। लेकिन ऐसा सुना है कि वो रवायती ही शायरी थी उनके, जो मैंने पढ़ा उनकी रवायती शायरी थी, क्लासिकल जो उस जमाने में हुआ करती थी। अच्छा। और एहतजाज या विरोध या मुखालफत जैसा तो तस्वुर ही नहीं था, कल्पना ही नहीं थी। हाँ हाँ, वो मोहब्बत और मोहब्बत, और मुझे वही रोना धोना जिसकी आपने कहा हाँ, था कि उस सेंचुरी में बात थी कि हमें पहचान लो और हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारे वजूद को मान लो, और बहुत कुछ उसमें फरियाद और दुहाइयां उस शायरी में हुआ करती थी, जिससे कि आज की खातून परहेज करती है। हाँ। हम क्यों दीनहीन अपने आप को बताएं जब हम नहीं है तो। लेकिन उस जमाने में बहुत ज्यादा इस तरह का माहौल था, तो वो उनकी शायरी में एक था कि अपने आप को मनवाने की एक खलिश, और ये होता था कि उनके जज्बात वो उभर उभर के आते थे कि हम जो हैं कम से कम उतना हमें समझा जाए। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने समाइन को बता दूं कि हमारे सेशन के अंत में एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, और आप अपने स्क्रीन में एक नीचे बॉटम में एक टैब देख रहे होंगे, Q&A लिखा हुआ, आप अपने सवाल वहां पर लिख सकते हैं, और नुसरत जी आपको उसका जवाब देंगी। तो आप ज़रूर लिखें, अगले 10-15 मिनट में आप अपने सवाल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले नुसरत जी, मैं चाहूँगी कि आप अपनी एक और गज़ल या नज़्म या जो भी शेर शायरी कुछ हमें सुनाएं। जी जी। देखिए, मोहब्बत की बात भी करते चलें। जी बिल्कुल। वरना ये होगा कि ये तो हमने परचम उठा रखा है और हर जगह वही कहते हैं। तो मतलब सुनिएगा कि अक्ल को भूल जा, कुछ देर तो नादानी कर। वाह। अक्ल को भूल जा, कुछ देर तो नादानी कर। मसलहत छोड़, जरा इश्क में आसानी कर। मसलहत छोड़, जरा इश्क में आसानी कर। देखिए, स्त्री विमर्श यहाँ ऐसे भी होता है कि तू मेरा है तो जरा ध्यान रखा कर मेरा। क्या बात है। तू मेरा है तो जरा ध्यान रखा कर मेरा। ले मेरे ख्वाब उठा, इनकी निगहबानी कर। क्या बात। ले मेरे ख्वाब उठा, बहुत शुक्रिया, इनकी निगहबानी कर। अब मैंने दानिस्ता सरे बज़्म तुझे देखा है। मैंने दानिस्ता, दानिस्ता यानी जानबूझकर, मैंने दानिस्ता सरे बज़्म तुझे देखा है। मुस्कुराने की जरूरत नहीं, हैरानी कर। मुस्कुराने की जरूरत नहीं, हैरानी कर। और दिल की इसमें एक शब्द आएगा तजब्जुब, यानी कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद, कि दिल की मसनद पे तेरा नाम है चस्पा जाना। दिल की मसनद पे तेरा नाम है चस्पा जाना। अब तजब्जुब न दिखा, बैठ जा सुल्तानी कर। क्या बात। अब तजब्जुब न दिखा, बैठ जा सुल्तानी कर। और फर्क क्या पड़ता है हर रंग में जब तू ही है। फर्क क्या पड़ता है हर रंग में जब तू ही है। चंपई रंग दे या फिर मुझे तू धानी कर। क्या बात। अक्ल को भूल जा, कुछ देर तो नादानी कर। नादानी बहुत कर। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और आप जैसे आप अभी उर्दू एकेडमी वहाँ भोपाल में कार्यरत हैं, सेक्रेटरी लेवल पे, तो आपको लगता है कि वो इंस्पायर करता है बहुत सी जो नई शायरा हैं उनको आगे आने का? क्योंकि मध्य प्रदेश में तो बहुत से लोग लिखते हैं,
और बहुत नई नई आवाज़ें वहाँ से आती हैं। तो आपको लगता है कि उन लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि आप वहाँ हैं और आप उनकी बातें सुनेंगी? बिल्कुल। देखिए, पिछले मेरा काफी लंबा कार्यकाल रहा है उर्दू एकेडमी में और अब भी हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो नया टैलेंट है मध्य प्रदेश में, और क्योंकि हमारा जो संस्कृति विभाग है उसमें भी हम लोगों को मुस्तकिल ये हिदायतें मिलती रहती हैं, ये इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि हमें सूबे के जो नए लिखने वाले हैं उनको आगे लाना है, युवाओं पे फोकस करना है। तो वो मेरे मिजाज में भी है कि एक हमने प्रोग्राम शुरू किया था तलाशे जौहर। तो अच्छा। उसमें मध्य प्रदेश में जो किसी भी विधा में काम कर रहे हों वो बच्चे उभर के आते हैं। हम ऑन द स्पॉट उन्हें टॉपिक्स देते हैं, शायरी में तारीह मिसरा देते हैं, फिल्बदी कराते हैं, मतलब एक्सटेम्पोर। तो उसमें हम लोगों ने 83 एक साल में निकाल के हम नए लिखने वाले लेकर आए। तो जो जेन्युइन लोग थे, ओरिजिनल लोग थे, वो निकल कर आए। तो वो एक कॉन्फिडेंस उनको भी होता है, मुझे भी होता है कि अगर हम इन लोग को कहीं रिकमेंड करेंगे तो ये सचमुच खुद कह रहे हैं, खुद लिख रहे हैं, और हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम ऐसे लोगों को ही निकाल कर लेकर आए। तो मुझे लगता है कि उर्दू एकेडमी में रहते हुए भी मैं काम ऐसा कर रही हूँ कि जो मुझे करना चाहिए। और अपने लिए मैं जरूर ये कहूंगी कि उर्दू एकेडमी में रहना और अदबी खिदमात करना, उर्दू की जबान दूसरी जबान में तो एक मिक्स माहौल लेकर चलती हूँ। तो दोनों ही जबानों को साथ लेकर चलती हूँ, हिंदी और उर्दू को, जिससे कि दोनों के ही रीडर्स साथ में चलें हमारे, और दोनों के ही कलाकार, साहित्यकार और जी, जितने, जरूरी भी है जी। तो वो सब आगे आए। मुझे ये इसलिए फायदा हुआ यहाँ रहने से कि जब आप किसी क्रिएटिव मैदान में होते हैं, अगर वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो फिर आप अपना बेस्ट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। क्योंकि मैं इस वो मैदान में एक्सटेंशन एक्सटेंशन ऑफ योर ओन पोटेंशियल। जी। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं जिस फील्ड में थी वही मेरा प्रोफेशन इस वक्त बन गया। तो मेरी मेहनत सही दिशा में हो रही है। जी जी बिल्कुल। तो अगले सवाल से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अपनी कोई हिंदी कविता या हिंदी किताब में से कोई अंश अगर आप पढ़ना चाहें। अच्छा, ऐसा है क्या? हिंदी में भी मेरे मिली जुली होती हैं, बहुत शुद्ध हिंदी ना बहुत शुद्ध नहीं उर्दू। नहीं, वो तो हो भी नहीं सकती, इसको तो जी, मतलब अलग किया ही नहीं जा सकता, दूध पानी है। एक बहुत आसान जबान में मैं आपको सुनाती हूँ कि खत हवा में उड़ा दिया है क्या, खत हवा में उड़ा दिया है क्या, उसने वादा भुला दिया है क्या, क्या बात उसने वादा भुला दिया है क्या, और हर कोई देखता है हैरत से। ये शेर सुनिएगा। हर कोई है। देखता है हैरत से, तुमने सबको बता दिया है अरे क्या, वाह, क्या बात है, क्या बात है। तुमने सबको बता दिया है क्या, और क्यों मेरा दर्द सहते रहते हो, क्यों मेरा दर्द सहते रहते हो, कुछ पुराना लिया दिया है क्या, कुछ पुराना लिया दिया है क्या, और क्यों हवाओं से लड़ता रहता है, कौन है, आस का दिया है क्या, क्या बात। आस का दिया है क्या। बहुत शुक्रिया। इसी तरह की लाइट सी गजल है ये, लाइट मूड की। जी और जी। एक दो शेर ये कि मुझसे अनजान तो नहीं हो तुम, मुझसे अनजान तो नहीं हो तुम, इतने बेध्यान तो नहीं हो तुम, इतने बेध्यान तो नहीं हो तुम, और आओ बैठो करो गिले शिकवे, आओ बैठो करो गिले शिकवे, कोई मेहमान तो नहीं हो तुम, कोई मेहमान तो नहीं हो तुम, और इश्क में काम अक्ल से लोगे, इश्क में काम अक्ल से लोगे, इतने नादान तो नहीं हो तुम। क्या बात है, तो क्या खूब। बस मेरी जबान यही होती है, ना बहुत क्लिष्ट हिंदी ना बहुत सखील उर्दू। जी जी बिल्कुल। और मतलब लफ्जों के मतलब चुनाव के अलावा जिन फीलिंग्स को आपने मतलब इसमें उभारा है, मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जो ये सुन के अपने मतलब स्कूल और कॉलेज के दिनों में नहीं जाता होगा। सारे इससे आइडेंटिफाई करते होंगे, सब उस गली से गुजर कनेक्ट हो चुके हैं। पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं लोग। जी जी शायरी वही है कि जो जी। आपको ये लगने लगे कि अरे ये तो हम भी कह सकते थे, ये ऐसा तो तो हमें भी इसको लगा। कैसे पता चला, आपको एग्जैक्टली। कैसे पता चला। अच्छा। और अब मैं अगला सवाल आपसे करने जा रही हूँ कि आज के दौर में जो शायर लिख रहे हैं या जो शायरा हैं, उनमें आपके पसंदीदा कौन है? बहुत सारे हैं।
एक को भी, मैं जिस जगह बैठी हूँ ना, तो वहां पे अगर मैंने एक का नाम ले दिया तो बहुत सारे नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैं कहूंगी कि बहुत संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं हैं। और अगर शौरा की बात करूं तो मध्य प्रदेश में मैं नाम ले देती हूँ, चलिए कोई हर्ज नहीं है, जब लोगों में टैलेंट है तो उनको आना भी चाहिए। जैसे इंदौर का एक लड़का है शाहनवाज अंसारी, तो आप देखिएगा बहुत कम उम्र में उनके यहाँ वो नई नई इमेजेस और वो नए नए इस्तेआरे और अलामतें हैं, कि मेटाफर्स हैं, सिमलीज हैं, कि हम लोग सोच भी नहीं पाते। मैं इसलिए तारीफ कर रही हूँ, इसके पीछे एक ये भी है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत नई जो पीढ़ी है, हमारी नई नस्ल उतनी अच्छी शायरी नहीं कर रही जितनी दूसरे मुल्कों में नई जनरेशन कर रही है। तो मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद आपको भी बताया कि 83 लोग हमने निकाले सिर्फ सूबे मध्य प्रदेश से। तो पूरे हिंदुस्तान की तो बात ही मत पूछिए कि कितना कहाँ टैलेंट है। मंच मिलने की बात होती है, फिर वो अपने आप को साबित कर पाते हैं। तो आज के दौर में जो शायरात हैं उनमें जैसे सलमा शाहीन है दिल्ली की, मुझे बहुत पसंद है, बहुत जेन्युइन शायरा हैं। और मलका नसीम तो बहुत सीनियर हैं और हम तो उनसे सीखते हैं। इसी तरह से जहरा निगार हैं, एक बॉम्बे की बहुत छोटी सी लड़की है, बहुत प्यारे शेर कहती है। तो ऐसे कई हैं, मतलब मैं बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं अभी याद ले पाऊंगी, लेकिन बेशुमार टैलेंट है। और मैं कहती हूँ कि मंचों का क्राइसिस है कि हम उनको मंच नहीं दे पा रहे, अदरवाइज उनके यहाँ बहुत टैलेंट है। रेख्ता ने काफी मतलब काम किया था, काबिल तारीफ था उनका जो एफर्ट था। बिल्कुल, मुझे रेख्ता के लिए बोलने दीजिएगा। यकीनन जो ये निकाल कर लाए हैं, ये तरीका जो उन्होंने अपनाया था कि एक सेशंस वो करते हैं कि ये यूथ के लिए है और ये बुजुर्गों के लिए है, और मुख्तलिफ जो आर्ट्स हैं और मुख्तलिफ जो फन है या दूसरी तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उन्होंने जो मंच दिए लोगों को, उससे बहुत लोगों ने सीखा है। बहुत और बहुत सारे जश्न उर्दू जैसे ये जश्न होने लगे। और मैं रेख्ता को बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि उन्होंने भी हमें बहुत सारे कलाकार और बहुत सारे शौरा दिए हैं। जी जी बिल्कुल। और हमारे पास अभी 2 सवाल आए हैं, तो मैं आपसे अगर इजाजत हो तो मैं करूँ आपसे सवाल। एक तो है कि सबसे पहले तो नुसरत साहिबा दिल्ली मुबारकबाद ये कह रहे हैं। एस शाकिर अली पद्मश्री इनका आईडी है, एस शाकिर अली पद्मश्री। सबसे पहले तो नुसरत साहिबा दिल्ली मुबारकबाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले की शायरी और जदीद तरीन शायरी और मौजूदा शायरी में क्या तब्दीली आई है? मैंने शायद बीच में इसका जवाब दे भी दिया है, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि रवायती शायरी से ये स्टेप बाय स्टेप चलती हुई शायरी जो है वो खुद को मनवाने की शायरी तक आई, और खुद को मनवाने के बाद फिर ये काफी बगावत के तेवर लेकर आई, और आज बराबरी की शायरी में तब्दील हो चुका है माहौल। तो ये इस तरह के स्टेजेस रहे हैं। रवायती शायरी में जैसा मैंने अर्ज किया कि खुद को मनवाने की एक कसक थी कि हमारे अंदर ये सलाहियत है या हमारे ये जज्बात हैं, ये एहसासात हैं, इनको महसूस किया जाए और हमें भी मौका मिले कि हम अपने आप को साबित कर पाए। फिर नेक्स्ट स्टेप पे फिर बागी हुए कि हम करेंगे, हम अपना मकाम हासिल करेंगे। शायरी में भी वो चीज़ आई, क्योंकि चाहे शायरी हो या किसी भी तरह का अदब हो, वो समाज का आईना होता है, और जो समाज में घटित हो रहा होता है वो आपके लेखन में आ जाता है। तो वो शायरी में भी आना शुरू हुआ जब औरत ने अपने आप को मनवाना शुरू किया, और जो पुराने पामाल ख्यालात थे उनको उन्होंने मानने से इनकार करना शुरू किया। अब जैसे रेहाना रूही ने एक जगह कहा कि अब तेरे साथ मेरा जी नहीं लगता साईं, अब तेरे साथ मेरा जी नहीं लगता साईं, ये जो आंखों में मेरे आज नमी है यूं है। क्या बात या उन्होंने ये कहा कि इतनी ताखीर से मत मिल कि हमें चैन आ जाए, इतनी ताखीर से मत मिल कि हमें चैन आ जाए, और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाएं। ये आज की शायरा कह सकती है, उस जमाने में तसव्वुर नहीं कर सकते थे। तो ये बोल्डनेस आई है शायरी में, और ये इजहार की ताकत है, ये अभिव्यक्ति की शक्ति है आज की महिला में, आज की औरत में।
इस तरह ये रंग है, बिल्कुल एक नया रंग है। मैं इसको बगावत भी नहीं कहूंगी, इसको एक्सप्रेशन ऑफ ट्रू इमोशंस कहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बगावत नहीं है जी, बिल्कुल कि मतलब तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, उस तरह की डेडिकेशन नहीं है। लेकिन जो मैं फील कर रही हूँ प्यार है, पर किस तरह का है, मतलब आई मस्ट टेल यू कि क्या शेड है इस प्यार का। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक अगला सवाल आया है शाकिर अली साहब का ही है फिर से। कहते हैं इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। क्या वाकई इंसान निकम्मा हो जाता है? और दूसरा सवाल है कि क्या इश्क में चोट खाकर ही अपनी शायरी में दर्द लाता है और कामयाबी हासिल करता है? आप क्या कहेंगी इसके ऊपर? नहीं, मैं मुतफिक तो नहीं हूँ इससे, लेकिन वो चचा गालिब का है तो ज्यादा बोलेंगे नहीं। अब उस जमाने में क्या था कि अगर शायरी करते थे तो शायरी ही करते थे। आज के दौर में सिर्फ शायरी करने बैठेंगे तो घर तो नहीं चलेगा। तो अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप फनकार हैं, तो आपको अपने फन को तो जिंदा रखना ही है, लेकिन आपको जिंदगी के तकाजे भी पूरे करने होते हैं। तो आप आज की तारीख में मजनू और कैस की तरह से नहीं अपने आप को बर्बाद कर सकते। इसीलिए मैंने भी कहा भी था कि इश्क में मजनू फराद, तो उसकी मजबूरियां भी हैं कि आप उस तरह बर्बाद हो नहीं सकते आज की तारीख में। और मेरा तो ये कहना है कि कोई भी ताल्लुक हो, चाहे वो इश्क का हो, मोहब्बत का हो या किसी भी तरह का, उसे कमजोरी क्यों बनाया जाए, वो ताकत क्यों ना बने जी, तो ताकत बनाया जाए। इश्क ताकत क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये है कि आज की तारीख में ये बर्बाद ही क्यों होना है। बर्बाद। जी जी। जसमीत नैयर आपसे आपके किताबों के नाम पूछ रही हैं। शायद उन्होंने शुरू में इंट्रोडक्शन मिस कर दिया था, तो वो आपके किताबों के नाम, तो कुछ किताब आपके जो उर्दू और कुछ हिंदी, अगर आप बता दें। हाँ बिल्कुल, मैं बताती हूँ। मेरी कुछ तो काव्य संग्रह हैं जिसमें साया साया धूप, आबलापा, इशारे जात से परे, और मैं भी तो हूँ देवनागरी में है, फरहाद नहीं होने के देवनागरी में है, और आप कब हंसेंगे कॉमरेड, ये मेरा सटायर है पर आधारित एक गद्य संग्रह है। तो इसमें आर्टिकल्स हैं, आलेख हैं, आप कब हंसेंगे कॉमरेड, और इस तरह से हैं। और कुछ दो तीन किताबें और हैं, उनके नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं, और अमेज़न पे हैं, ये सारे उपलब्ध हैं, तो सब मिल जाते हैं जी। तो जसमीत जी, आपको आपका जवाब मिल गया। और डॉक्टर मीता सिंह कह रही हैं, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, कि आपकी शायरी में रुमानी अंदाज के साथ एक इनकलाबी आवाज भी है, ये आप किस तरह मैनेज कर लेती हैं? दरअसल मैं एक मर्द और औरत को पूरक मानने की पूरी कोशिश करती हूँ, और वही मेरे मिजाज में भी है कि पूरक हैं स्त्री और पुरुष एक दूसरे के। तभी मैंने कहा था कि तेरे शेरों से मुझे मंसूब कर देते हैं लोग, नाज है मुझको जहां तू है वहां मैं भी तो हूँ। तो यही प्यार से अपनी बात मनवाने का जो मजा है, वो मैंने देखा है कि बगावत में उतना मजा आता नहीं। लोग ज्यादा उसको अदरवाइज ले लेते हैं, अन्यथा ले लेते हैं, लेकिन जब आप मोहब्बत से काम लेते हैं और आपकी बात में जस्टिफिकेशन होता है, कन्विंसिंग कुछ होता है कंटेंट, तो आप प्यार से अपनी बात को मनवा लेते हैं, और वो सब मनवा लेते हैं कि जो लड़ाई झगड़े से नहीं है। ये तो आपने घरों में भी देखा होगा कि लड़ाई झगड़े से अक्सर नहीं मनवा पाते, लेकिन मोहब्बत से वो बात मान ली जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि अपने होने की सनद तुझसे ही पाना चाहूं, अपने होने की सनद तुझसे ही पाना चाहूं, उंगलियां तेरी लिखे मेरा फसाना चाहूं, और ये भी चाहूं कि मेरे हक में गवाही तू दे, जब भी तारीख के पन्नों में ठिकाना चाहूं। क्या बात। तो इस लहजे में बात करेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये लोग मानना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि सामने वाले को कभी लगना नहीं चाहिए कि मतलब मैं जीत रहा हूँ। आप हारा हुआ बन के रहिए और फिर अपनी मतलब अपने मन की मनवा लीजिए। बिल्कुल। सुचि शुक्ला हमारे का एक सवाल आया है। पूछ रही हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज, दैट इज कीपिंग उर्दू एंड हिंदी सेपरेट, or an amalgamation that serves the theme is preferred. देखिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आप मुझसे कह रही थी ना कि हिंदी में का कुछ सुना दें,
तो मैंने जो 2 गजलें सुनाई थी उसमें लैंग्वेजेस दोनों ही मिक्स थी, और मुझे ये लगता है कि जबान का ये रूप लोगों को, आपके रीडर्स को और आपके जो सामीन हैं उनको, उनकी तादाद बढ़ाता है और आपकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। तो जबान की प्योरिटी तो बहुत जरूरी है। प्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपको बहुत क्लिष्टता में ही जाना चाहिए। तो मैं तो दोनों तरह की क्लिष्टता से दूर रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यह है कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी में काम कर रहे हैं उनके लिए ये पाबंदी नहीं है, और जो सिर्फ और सिर्फ उर्दू में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये पाबंदी नहीं होना चाहिए। पर बेहतर यही होगा कि लैंग्वेजेस को जोड़ने का काम करें और संस्कृतियों को, साहित्यों को भी जोड़ने का साथ में काम किया जाए, तो आपकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। नहीं तो आप जब क्लिष्ट या संस्कृत मिक्स हिंदी लिखते हैं तो फिर आपके एक तादाद और एक सीमित आपके श्रोता होते हैं, सीमित आपका पाठक होता है। ऐसे ही उर्दू वालों के साथ होता है और ये बट जाते हैं आपस में। तो प्योरिटी, तो अगर प्योरिटी उस सेंस में आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि मिक्स है ना। और ये भी होता है ना कि जब आप एकदम प्योरिटी को दिमाग में रख के लिखते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस होती है, क्योंकि आप बंध जाते हैं कि मुझे इसी टोकरी के शब्द लेने, तो फिर आप बंध जाते हैं, आप कहीं और हाथ नहीं बढ़ा पाते। नीलिमा देशपांडे जी पूछ रही हैं कि आजकल शायरी के लिए सही इस्लाह नहीं मिलती, क्या आप ये मानती हैं? हाँ बिल्कुल, क्राइसिस तो है। और फिर महिलाओं को तो खास तौर से ये हो रहा है कि कई बार वो बेचारी अपनी शायरी दिखाती हैं ठीक करने के लिए कई उस्तादों को, और फिर वो ठीक करने के नाम पर अक्सर ये कहना शुरू कर देते हैं कि इनको हमने कलाम दिया है। तो क्राइसिस तो है, इस पर आपको बहुत बहुत सावधान रहना है कि पता लगा कि कल के दिन आपने अपनी क्रिएटिविटी किसी के हवाले कर दी और फिर वो आपको ही, तो मैं ये कहूंगी इसमें तो आपको इंडिविजुअली आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किसको दिखाना है किसको नहीं। सबको मत दिखाइए। कई बार एक अपनी गजल 3-4 लोगों को दिखाने से भी नुकसान होता है। और अगर आपके घर में आपके भरोसे के लोग, आपके जैसे, मैं अपना बताऊं, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर मीना नकवी जो अब नहीं है इस दुनिया में, तो मैं अपने शेर सिर्फ उनको दिखाया करती थी और फिर पढ़ती थी। इतनी ज्यादा आजकल तो इतनी ऑनलाइन सहूलतें हैं कि आप उनसे अपने अरूज है, ग्रामर है शायरी की, और वो सब सीख सकते हैं। और यहाँ तक कि जैसे हमने तो उर्दू एकेडमी में गजल की क्लास भी शुरू कर रखी है कि आप ज्यादा उस्तादों के पास मत जाइए, आप गजल की क्लास ज्वाइन कीजिए, खुद से अपने शेर को जज करना शुरू कीजिए, ठीक करना शुरू कीजिए। सबसे अच्छा तरीका तो ये है, क्योंकि किसी का ज्यादा भरोसा नहीं है, और बहुत भरोसा अगर है तो ही आप दिखाएं, इस्लाह कराएं और सही इस्लाह हो जाएगी। अदरवाइज तो फिर इस्लाह के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, मुझे उसमें बहुत ज्यादा नहीं कहना है, सब लोग समझदार हैं। आप तो ऐसे पद पर भी हैं कि आपको फर्स्ट हैंड इसका एक्सपीरियंस होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी भुवनेश्वर एहसास विमेन वेदुला जी आपसे कह रही हैं आपकी तारीफ करते हुए कि नमस्कार नुसरत जी, आपकी हिंदी और क्या हुआ पता नहीं। मुझे लगता है कि आराधना जी की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो अगर पॉसिबल है तो वेदुला जी को हम अनम्यूट कर सकते हैं और वो सवाल कर सकती हैं। मानसी जी आप कर सकते हैं। सॉरी, आराधना जी आ गई। जी जी जी, मैंने बस यही रिक्वेस्ट करी थी कि अगर उनको हम अनम्यूट कर दें। वेदुला। श्योर 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 जी। नमस्कार नुसरत जी, आपकी हिंदी और उर्दू के तो हम कायल हो गए हैं। इतनी अच्छी पकड़ दोनों भाषाओं पर समानांतर, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनकर। आपसे ये पूछना था नुसरत जी की उर्दू की एक बहुत ही प्यारी सी शैली है दक्कनी। आपने कभी दक्कनी में कुछ लिखा है? नहीं, दक्कनी में अनफॉर्चुनेटली नहीं लिख पाई, लेकिन मुझे भी बहुत पसंद है। और वो भी स्कूल ऑफ, आपने देखा होगा कि वो भी एक तरह का स्कूल है, कई स्कूल हुए हैं जबान के और अदब के, उसमें हैदराबाद और दक्कनी तो बहुत माना हुआ है और बड़े प्यारे लहजे वहाँ के हुए हैं, पर इत्तेफाक से मैंने उसमें कुछ नहीं तब आजमाई की है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, पर वो पूछ रहे हैं कि हाउ शुड वी बिगिन द आर्ट ऑफ पोएट्री? असल में शुरू की नहीं जाती शायरी। Exactly. शायरी शुरू हो जाती है,
तो इसके बारे में कहा जाता है ना कि आमद के शेर ही शेर होते हैं, नहीं तो फिर वो तुकबंदी होती है। और हालांकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि शायरी घड़ी भी जाती है, क्योंकि जैसे तरही मिसरे मिलते हैं तो उसमें फिर आपको जबरदस्ती शेर कहने पड़ते हैं। लेकिन आपने अगर ये कहा है कि इब्तिदा कैसे की जानी चाहिए, तो पहले तो आपको अपने अंदर कुरेदना पड़ेगा कि आपके अंदर वो जरासीम है कि नहीं है, वो जर्म्स है कि नहीं है। आप उनको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी चीज आप कहीं से, क्योंकि गॉड गिफ्ट होता है, फन, आर्ट और पोएट्री सभी गॉड गिफ्ट होते हैं जिनको आप डेवलप कर सकते हैं। आपके अंदर होती है वो चीज, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके अंदर से शायरी निकलनी शुरू हो गई। तो अगर ऐसा कुछ होने लगे तो बस आप उसे डेवलप कर लें। जबरदस्ती उस निकालने की कोशिश में तो फिर पता नहीं क्या क्या कैसे निकलेंगे वो ख्याल आता रह सकता है। हाँ, वो चिंगारी अपने अंदर से ही लानी होगी। अच्छा, सुचि शुक्ला पूछ रही हैं कि औरत का मन लिखने के लिए क्या औरत होना लाजमी है? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहती हूँ कि आप अगर एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम में हैं, एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, तो आप मर्द के जज्बात और मर्द आपके जज्बात को एक्सप्रेस कर सकता है, उसका इजहार कर सकता है। महसूस करने की बात होती है। और जो फनकार होता है या शायर होता है वो तो अतिरिक्त संवेदनशील होता है, तो दूसरों के एहसासात को भी अपनी तरह महसूस करके लिख सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें यह हो कि औरत ही अपने जज्बात का इजहार करे, मर्द भी उसे समझे, वो भी कर सकते हैं, और मर्द का औरत कर सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया। ये मेरा जाती ख्याल हो सकता है। ये तो आपके गजलों से बिल्कुल जाहिर है जो आप कह रही हैं, वो तो रसा बसा हुआ है आपकी गजलों में। और एक आखिरी सवाल हम ले रहे हैं जनाब हैदर साहब का। कहते हैं कि मेरा सवाल ये है कि आप मीर अनीस की पोएट्री पर क्या व्यूज रखती हैं? देखिए, मीर अनीस की शायरी अगर हमने ठीक से बचपन में पढ़ ली, और इत्तेफाक से ये रहा कि मैं ऐसे ही घराने से हूँ कि जहाँ मीर अनीस के मर्सिए, उनके जितना भी उनकी तख्लीकात हैं वो हमने पढ़ी, और यहाँ तक कि हम उसे बचपन से पढ़ते भी रहे मजलिसों में, जो हमारे यहाँ की मजालिस होती। हैदर साहब समझ पाएंगे और आप भी शायद समझ पाएंगे कि वो जो हमने उनका शेरी असासा संभाल के रखा, और बचपन से हमने उसको देखा, पढ़ा, सुना और समझा, उसी से समझिए कि शायरी जो है वो इतनी रिच हुई है। और मेरे साथ बहुत सारे जो शोरा होंगे वो मानेंगे इस बात को कि मीर अनीस की शायरी अगर आपने समझ के पढ़ ली, और उन इस्तेआरों को, उन अलामतों को, उन सिंबल्स को आपने समझ लिया कि जिस तरह उन्होंने शायरी की है, तो फिर आपकी शायरी में वो डेप्थ, वो विजन लाजमी आ जाएगा। तो मैं मीर अनीस के बारे में तो क्या कहूँ कि वो तो खजाना है, ख्यालात का, एहसासात का, जज्बात का और गहराई का, शायरी का खजाना है वो। और हर शायरी के तालिब इल्म को उनको पढ़ना ही चाहिए। मैं तो बहुत बहुत इज्जत और बहुत एहतराम उनका दिल में रखती हूँ, मीर अनीस का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से सबके सवालों का जवाब दिया नुसरत जी। और अपरा आ गई हैं स्क्रीन पे, तो मुझे लगता है समय हो गया है, तो ओवर टू यू अपरा। बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके अपरा। आराधना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुसरत मेहदी जी का, बहुत बहुत शुक्रिया आराधना जी का। इतने सारे सवाल हैं पर क्या करें, टाइम की एक सीमा है, और हम भी चाहेंगे कि ये और सवाल जवाब का दौर चलता रहे, बट टाइम इज़ टाइम। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी ऑडियंस का जो आज हमारे साथ लफ्ज़ के ये पहले ऑल इंडिया प्रोग्राम में जुड़े। हम इसी तरीके से लफ्ज़ के और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स आपके सामने लाते रहेंगे, और इसके लिए हम सर हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे रेखता फाउंडेशन का, जो हमारे कोलैबोरेटर्स हैं, श्री सीमेंट्स का जो हमारे प्रस्तुत करता है, प्रभा खेतान फाउंडेशन का ये एक छोटा सा प्रयास लफ्ज़ उर्दू, अरबी और फ़ारसी भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे जूम के माध्यम से, जब तक ये कोरोना काल चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः डॉक्टर नुसरत जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आराधना जी आपका। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।